राम राम जी सारे ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नियति क्लासेज में। ये पेपर है ग्राम सचिव का पहले वाला, इससे 26 क्वेश्चन सोल्व करवाए थे। आज की क्लास में आगे के क्वेश्चंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो CPLO का पेपर होगा ये बिल्कुल ग्राम सचिव के पेपर की तरह ही आएगा, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे पंचायती राज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। जैसे ये देखो, असत्य घोषणा करना, ये धारा पूछ रखी है पंचायती राज की। तो वीडियो को पूरी देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। 27वां क्वेश्चन, ये तो रीजनिंग का है, बिल्कुल आसान दिख रहा है। 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो 2 इसमें आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत शिवालिक की पहाड़ियों में नहीं है? तो शिवालिक की पहाड़ियों में कौन सी नदी नहीं निकलती? ऑप्शंस दे रखे हैं, टांगरी नदी, दोन नदी, मारकंडा नदी और घग्गर नदी। अगर हम सबसे पहले बात करें शिवालिक की पहाड़ियों की, पेपर में एक क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि किस जिले में शिवालिक की पहाड़ियाँ नहीं फैली हुई हैं। इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो कौन से जिले में, किन किन जिलों में जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं ये फैली हुई हैं, इनको याद करने की ट्रिक है। पे वर्ड याद रख लेना, PAY। पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, इन तीनों जिलों में शिवालिक की पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। और पेपर में यही पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस जिले में शिवालिक की पहाड़ियाँ नहीं हैं। तो पे वर्ड से याद हो जाएगा, 3 जिले हैं इनमें फैली हुई है, पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर। अब हम बात करते हैं कि कौन सी नदी है जिसका स्रोत शिवालिक की नदियों में नहीं है, शिवालिक की पहाड़ियों से नहीं होता। तो टांगरी नदी है, ये कहाँ से निकलती है? मोरनी की पहाड़ियों से। और मोरनी की पहाड़ियाँ किसका भाग है? शिवालिक की पहाड़ियों का भाग है। तो टांगरी नदी है ये तो निकलती है। मारकंडा नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। घग्गर नदी ये भी, लेकिन दो नदी ये क्या है, ये साउथ में है। तो साउथ में जो भृगु ऋषि है, भृगु ऋषि की पत्नी, उनकी आंखों से मतलब निकलती है, इस तरह माना जाता है। तो दो नदी है ये साउथ में बहती है, जो कि राजस्थान की पहाड़ी है वहां से निकलती है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। जो शिवालिक है ये कौन सी साइड है? हरियाणा के उत्तर पूर्वी साइड है। पेपर में यही पूछा जाता है कि शिवालिक की पहाड़ियाँ किस साइड है? हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित हैं शिवालिक की पहाड़ियाँ। और दक्षिण में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? हरियाणा के अरावली की पहाड़ियाँ, जो कि सबसे पुरानी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं। ये कहाँ पर है? दक्षिण में है। उत्तर पूर्व में कौन सी स्थित है? शिवालिक की पहाड़ियाँ। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। और नदियों से रिलेटेड एक क्लास बना रखी है, अगर किसी ने वो नहीं देखी है तो एक बार जाके जरूर देखना, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन SSSC ने नदियों से पूछे हैं उस क्लास में मैंने सारे के सारे कवर कर रखे हैं। तो नदियों की क्लास है, एक बार जाके यूट्यूब पे चैनल पे जाके जरूर देखना। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगर हम घग्गर नदी की बात करें तो अभी मेंस के पेपर में क्या पूछा गया था कि घग्गर नदी हरियाणा में किस जिले से प्रवेश करती है? तो पंचकुला से प्रवेश करती है। टांगरी नदी के बारे में पूछा गया था कि टांगरी नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? कालका से प्रवेश करती है। मारकंडा की बात करें तो टांगरी नदी मारकंडा की सहायक नदी है। और मारकंडा का पुराना नाम पूछा जाता है, क्या है? अरुणा इसका पुराना नाम है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के मंत्रिमंडल में अष्टप्रधानों में वित्त मंत्री को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन हैं, पेशवा, सुरुनवीस, सुमंत, अमात्य। तो वित्त मंत्री है, इसे क्या बोला जाता था? अमात्य। पेशवा को क्या बोला जाता था? प्रधानमंत्री। विदेश मंत्री को सुमंत। ये याद रखना है कि शिवाजी का मंत्रिमंडल है उसको क्या बोला जाता था? अष्टप्रधान। और एक था कृष्णदेव राय, उसके दरबार में क्या थे? अष्टदिग्गज थे। ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में पूछे जाते हैं कि शिवाजी का मंत्रिमंडल है उसको क्या बोला जाता था? अष्टप्रधान। और कृष्णदेव राय है उसका मंत्रिमंडल, उसको क्या बोला जाता था? अष्टदिग्गज। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय करने का अंतिम अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो धन विधेयक है या नहीं, ये किसके पास है ये निर्णय? ऑप्शंस है, ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है मंत्रिमंडल, और ऑप्शन सी है लोकसभा के स्पीकर, ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति। तो सबसे पहले हम यहाँ पर धन विधेयक की बात करते हैं। जो मनी बिल है इसका आर्टिकल कितना है? 110। और मनी बिल है, इन पर कभी भी ज्वाइंट सीटिंग नहीं होती। जो धन विधेयक है ये लेकर कौन आता है? राष्ट्रपति के कहने पर ये आता है। लेकिन धन विधेयक, जब तक धन विधेयक नहीं माना जाएगा, जब तक उस पर लोकसभा के स्पीकर के साइन नहीं होंगे।
तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। लोकसभा का स्पीकर जब साइन करेगा तब वो मनी बिल कहलाएगा, तब इतने नहीं कहलावे। लोकसभा का स्पीकर के साइन होने बहुत जरूरी है। तो ये कौन डिसाइड करेगा? लोकसभा का स्पीकर। और जो धन विधेयक है सबसे पहले कहाँ पर आता है? लोकसभा में आता है। सारी की सारी पावर इसके केस में किसके पास होती है? लोकसभा के पास होती है। लोकसभा के पास सबसे पहले ये बिल आएगा, उसके बाद लोकसभा राज्यसभा में भेजेगा। राज्यसभा के पास 14 दिन का टाइम होता है इस पर कोई भी सुधार करना है, जो कुछ भी करना है 14 दिन के। अगर 14 दिन के अंदर मतलब राज्यसभा कुछ भी जवाब नहीं देती तो अपने आप पास हो जाता है। अगर राज्यसभा बोलती है कि इसमें ये सुधार करने चाहिए तो वो लोकसभा की मर्जी है, जो राज्यसभा ने बोला है उसकी बात माने या ना माने, क्योंकि मनी बिल के केस में सारी की सारी पावर लोकसभा के पास होती है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। लोकसभा का स्पीकर है, इसका आर्टिकल कितना है? आर्टिकल 93 में क्या लिखा हुआ है कि हमारी लोकसभा का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। तो वर्तमान में जो 17वीं लोकसभा चल रही है उसके अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। अगर हम यहाँ पर राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो आर्टिकल 52 क्या कहता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52। और वर्तमान में हमारी राष्ट्रपति कौन है? 15वें नंबर की श्री द्रौपदी मुर्मू है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से रिलेटेड 3-4 आर्टिकल। आर्टिकल 66, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। वर्तमान में कौन है? 50वें नंबर के DY चंद्रचूड़। आर्टिकल 61 में क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति पर महाभियोग, जो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। और जो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाएगा वो कौन सा सदन चलाएगा? सदन मतलब लोकसभा या राज्यसभा। तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, लेकिन उसकी जो सूचना है राष्ट्रपति को 14 दिन पहले दी जाएगी कि हमें मतलब ये आरोप लगाकर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। तो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ेगी। मान लिया लोकसभा है, लोकसभा ने महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की है तो लोकसभा के 1/4 सदस्य हैं साइन करके राष्ट्रपति को 14 दिन पहले बताएंगे। अगर 2/3 के बहुमत से वो बिल पास हो जाता है और राज्यसभा है उसके आरोपों की जांच करेगी। उसके बाद अगर राज्यसभा में भी 2/3 से पास हो जाएगा तो राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ेगा। तो आर्टिकल 61 में क्या है? महाभियोग की प्रक्रिया। आर्टिकल 72 में क्या है? राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्तियाँ। आर्टिकल 123 अध्यादेश जारी कर सकता है। और राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। जो हमारा मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जो महान्यायवादी है अटॉर्नी जनरल उसकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगर हम यहाँ पर उपराष्ट्रपति की बात करें तो आर्टिकल 63 क्या कहता है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। हरियाणा में HVPNL का मतलब क्या है? तो H मतलब हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है, खालिस्तान में कांग्रेस ने लाहौर में हुए अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया था। तो जो कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हुआ था पूर्ण स्वराज का, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और ये कब हुआ था? 1929 में हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज की बात की गई थी। 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है घुमा फिरा कर कि 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसकी मांग की गई थी? पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। 2 बार ये क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1929 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी और उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी रावी नदी के किनारे। और इसी अधिवेशन में कहा गया था कि अगली साल जो 1930 में 26 जनवरी आएगी उस दिन हम अपना स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। यानी कि प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। और इसी अधिवेशन में बोला गया था, इसीलिए हम 26 जनवरी को ये अपना क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे मनाते हैं। और 26 जनवरी जो अभी हमारी आएगी 2024 वाली, और इस पर जो इमैनुअल मैक्रोन है ये चीफ गेस्ट के रूप में आएंगे इस बार, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। और पिछली बार कौन आए थे? अब्दुल फतेह सीसी, जो कि मिस्र के राष्ट्रपति थे। तो अगर हम यहाँ पर, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो अब कांग्रेस की बात करते हैं। तो जो कांग्रेस है उसकी स्थापना कब की गई थी? 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। और अभी जो 28 दिसंबर गई है
उसका जो महोत्सव है वो कहाँ पर बनाया गया है, नागपुर में मनाया गया है। और जो कांग्रेस है स्थापना होगी इसकी 28 दिसंबर को, किसने की थी, A.O. हयूम ने इसकी स्थापना की थी 1885 में। और इसकी अध्यक्षता, सबसे पहली अध्यक्षता किसने की थी, वेमोस चंद्र बनर्जी ने की थी, वेमोस चंद्र बनर्जी, इन्होंने इसकी पहली अध्यक्षता की थी। दूसरी किसने की थी, कलकत्ता की दादा भाई नारोजी ने। मेन अधिवेशन कांग्रेस के कौन कौन से थे, एक तो ये 1939 का लिख रखा अरिपुरी त्रिपुरी सेशन, 1938 का तो अरिपुरी था, 1939 का त्रिपुरी था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने। लेकिन 1939 के अधिवेशन में क्या हुआ था कि जो महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस हैं इनके बीच में मतभेद पैदा हो गए थे, इसीलिए सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद 1939 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और एकमात्र अधिवेशन कांग्रेस का जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी 1924 का बेलगांव अधिवेशन था, कर्नाटक में हुआ था। और एक इम्पोर्टेंट कौन सा है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, 1917 में एनी बेसेंट। और 1925 में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी कौन, सरोजनी नायडू, कानपुर अधिवेशन की 1925 में। ये मेन इम्पोर्टेंट है कांग्रेस के अधिवेशन, याद रखना। और एक ये 1929 का अधिवेशन पूर्ण स्वराज का। और एक अधिवेशन है 1931 का, जिस कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, जिसमें सबसे पहले मौलिक अधिकारों का ड्राफ्ट तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश किस वंश के राजा थे, तो इल्तुतमिश किस वंश के राजा थे, लोधी वंश के, तुगलक वंश के, गुलाम वंश के या फिर मुगल वंश के। तो इल्तुतमिश गुलाम वंश के थे। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गोरी है उसके गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद वो कौन था, इल्तुतमिश। और गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक किसे बोला जाता है, इल्तुतमिश को बोला जाता है। इल्तुतमिश के 2-3 काम थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो 40 गुलाम सरदारों का जो संगठन बनाया था, किसने बनाया था, इल्तुतमिश ने बनाया था, जिसका नाम क्या था, तुर्कान चैलगानी, ये इसका नाम था। और क्या किया था इल्तुतमिश ने, कुतुब मीनार है उसका निर्माण पूरा करवाया था। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पूरा किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश की बेटी का नाम क्या था, रजिया सुल्तान, जो कि दिल्ली सल्तनत में पहली और आखिरी महिला बनी थी। कौन थी, इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान, जिसका मकबरा कहाँ पर है, कैथल में है। 1240 में उसकी मृत्यु हुई थी। यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गुलाम वंश। अगला क्वेश्चन है, 1946 में भारत संविधान सभा के अंतरिम सभापति कौन थे, तो अंतरिम सभापति बताने हैं 1946 में संविधान सभा का, G.V. मावलंकर, भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद और सच्चिदानंद सिन्हा। अगर हम बात करें संविधान सभा की, तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, वो कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और उसमें मतलब कौन बनाया गया था सभापति, सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। और ये वही बैठक की बात कर रहे हैं कि अंतरिम सभापति कौन बने थे, सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद 11 दिसंबर को जो बैठक हुई थी उसमें स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। G.V. मावलंकर की बात करें तो जो लोकसभा है, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन बने थे, G.V. मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर इनका पूरा नाम है, लोकसभा के पहले स्पीकर बने थे। भीमराव अंबेडकर की बात करें तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। समाधि स्थल कौन सा है, चैत्य भूमि, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। और स्टैच्यू ऑफ नॉलेज किसकी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है, जो कि लातूर महाराष्ट्र में बनाई गई है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है ये। मूक नायक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये पत्रिका किसकी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता व्यक्ति के व्यक्तित्व में बाह्य अवरोध के बिना अभिव्यक्ति करने की आज़ादी है, खालिस्तान द्वारा कहा गया। ये तो पूछ रखा है कि ये किसने कहा है, तो ये ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य प्रतिवर्ष 23 सितंबर को शहीदी दिवस किसकी स्मृति में मनाता है,
तो 23 सितंबर को हमारा क्या मनाया जाता है? हरियाणा का शहीदी दिवस मनाया जाता है। और किसकी याद में मनाया जाता है? ऑप्शन है राव तुलाराम, नार सिंह, बहादुर शाह, नूर मोहम्मद खान। तो 23 सितंबर को शहीदी दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? राव तुलाराम की याद में मनाया जाता है। और ये कहाँ के शासक थे? रेवाड़ी के शासक थे। बल्लभगढ़ के फेमस शासक कौन थे? राजा नार सिंह। बल्लभगढ़ फरीदाबाद के और ये रेवाड़ी के। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, असत्य घोषणा करना हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में उल्लिखित है? तो असत्य घोषणा करना, सबसे पहले हम पंचायती राज के बारे में बात करते हैं। हरियाणा पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 22 अप्रैल 1994 को हरियाणा में पंचायती राज है ये लागू हुआ था। तो हमारा अधिनियम भी कब का है? 1994 का है। 22 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और असत्य घोषणा करना पंचायती राज की किस धारा में है? धारा 191 में है। ग्राम सचिव के पेपर में ये पूछा गया है, आगे भी जरूर पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और किसी ने पंचायती राज पर क्लास नहीं देखी है तो एक बार जरूर देख लेना। और पंचायती राज के ऊपर अगर नोट्स चाहिए हैं तो नियति क्लासेस टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर कनेक्ट हो जाओ। वहाँ पे मैं आज इसकी PDF डाल दूंगी, पंचायती राज की पूरी, जो भी जिला परिषद के कर्तव्य हैं, धारा हैं, इन सब के बारे में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अथीनीकुंड बैराज हरियाणा के किस नदी पर है? तो अथीनीकुंड बैराज कहाँ पर है? यमुना नदी पर है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। कहाँ पर? यमुनानगर में। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा सरकार ने करनाल जिले में एक बागवानी परियोजना स्थापित करने के लिए किस देश के साथ भागीदारी की है? तो करनाल में बागवानी परियोजना कौन से देश की सहायता से स्थापित की थी? इजराइल देश की सहायता से। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम करनाल की बात करें तो कर्ण झील कहाँ पर है? करनाल में। और जो ये बागवानी परियोजना है ये कौन सी है? गरोंडा वाली। जो सब्जी उत्कृष्टता केंद्र है वो कहाँ पर है? गरोंडा, करनाल में है। और अभी मधुमक्खी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर खुला है? कुरुक्षेत्र में खुला है। प्याज उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर खुला है? नूह में खुला है, नूह मेवात में। और बागवानी उत्कृष्टता केंद्र 5वां गिगनाऊ भिवानी में। और एक मजियाना सिरसा में कौन सा है? फलों का जो उत्कृष्टता केंद्र वो कहाँ पर है? मजियाना सिरसा में है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति द्वारा विभिन्न समितियों की नियुक्ति की जानी चाहिए और प्रत्येक समिति का पदेन सचिव खालिस्तान होना चाहिए। तो पंचायत समिति है ये 3 समिति बनाती है और उस समिति है उसका पदेन सचिव कौन होता है? ऑप्शन है अध्यक्ष, आयुक्त, कार्यपालक अधिकारी और राष्ट्रपति। तो उसका पदेन सचिव कौन होता है? आयुक्त। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। और जो पंचायत समिति है ये कौन सा स्तर है? मध्यम स्तर है, ये भी याद रखना। और कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? BDPO, ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तरंगों को अभिलेखित करने वाला उपकरण का नाम क्या है? तो जो भूकंप है उसकी तरंगों का कौन सा उपकरण द्वारा मापी जाती है? पॉलीग्राफ, सिस्मोग्राफ, बैरोग्राफ, एनीमोग्राफ। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। जो सिस्मोग्राफ है इसके द्वारा भूकंप की तरंगों है उनको मापा जाता है। बैरोग्राफ से क्या मापा जाता है? वायुदाब। एनीमोग्राफ से, एनीमो वर्ड है जो आवाज से रिलेटेड है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति को विभिन्न समितियों की नियुक्ति करनी चाहिए। प्रत्येक समिति में अध्यक्ष सहित अधिकतम कितने सदस्य होने चाहिए? तो अभी क्वेश्चन ऊपर यही आया था कि जो पंचायत समिति है वो समितियों की नियुक्ति करती है, जिसमें प्रत्येक समिति का पदेन सचिव तो कौन होता है? आयुक्त होता है। और समिति के अंदर अध्यक्ष के सहित कितने सदस्य होने चाहिए? कुल 6, 12, 10 या फिर 8। तो ऑप्शन सी यानी कि अध्यक्ष समिति 10 और होने चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। और जो पेपर होगा उसमें इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो पंचायत समिति है उसका गठन कितने सदस्य मिलकर बनते, इस पहले वाली जो पंचायत समिति की क्लास ले रखी है उनमें ये सब बता रखा है कि ग्राम पंचायत है उसमें कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, अधिक से अधिक कितने होने चाहिए।
तो एक बार जाके उनको जरूर देखना। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार एक जिला परिषद की एक विशेष बैठक में कार्य होने के लिए वांछित कोरम क्या है? इसका आंसर कमेंट करके बताना, क्योंकि जो मैंने क्लास करवाई है उनमें ये सब मैंने बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 का कौन सा अध्याय जिला परिषद के कर्तव्य और कार्यों से संबंधित है? तो कौन सा अध्याय जिला परिषद के कर्तव्य और कार्यों से संबंधित है? अध्याय 16, यानी कि XVI। X मतलब 10, VI मतलब 6, तो कौन सा हो गया? 16। अगला क्वेश्चन है 53वां, पंचायती राज अधिनियम 1994 के लिए सही उत्तर है। तो सही उत्तर बताना है। ऑप्शन ए है संपत्ति वित्त कारागार से संबंधित, ऑप्शन बी कार्य के संचालन से संबंधित, जिला परिषद से संबंधित। जो 18वां अध्याय है इसके बारे में पूछ रखा है, तो 18वें अध्याय में क्या है? जिला परिषद से संबंधित है ये जो 18वां अध्याय है। और 16वें में जिला परिषद के कर्तव्य और कार्यों के बारे में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55वां है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा के बल्लभगढ़ का शासक था और भारत का स्वतंत्रता संग्राम सक्रिय रूप से शामिल था? तो बल्लभगढ़ का भी बताया था। रेवाड़ी का तो राव तुलाराम, और बल्लभगढ़ का कौन था? राजा नारसिंह। महाराजा अग्रसेन, जिसके नाम पर हिसार का हवाई अड्डा है, उसका नाम रखा गया महाराजा अग्रसेन के नाम पर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो इतनी बार बता लिया ये क्वेश्चन। तो भारत में तो कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को। हरियाणा में कब लागू हुआ था? 22 अप्रैल 1994 को। इसीलिए 22 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो रामचरितमानस है, इसके रचयिता कौन है? ऑप्शन डी तुलसीदास। ये भिवानी से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था एक बार पेपर में कि तुलसीदास का संबंध किस जिले से है? तो भिवानी से संबंधित है ये रामचरितमानस, इन्हीं की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, 1966 में हरियाणा का निर्माण हुआ तब बंसीलाल सरकार द्वारा खालिस्तान राज्य को दूसरी भाषा का घोषित किया गया था। तो बंसीलाल सरकार ने दूसरी भाषा कौन सी घोषित की थी? तमिल। उसके बाद 2010 में हुड्डा सरकार आई थी, उसने तमिल को हटाकर दूसरी भाषा कौन सी कर दी थी? पंजाबी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा। तमिल की थी बंसीलाल ने, और अभी कौन सी है? पंजाबी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में वर्तमान समय में कुल कितनी तहसीलें हैं? ये उस टाइम पर थी 93 और अब 95 हो चुकी हैं। 61 क्वेश्चन है हमारा, वर्षा ऋतु का स्वागत करने के लिए हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो वर्षा ऋतु का त्यौहार मनाने के स्वागत करने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? गणगौर, बैसाखी, तीज। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। गणगौर नृत्य कहाँ का फेमस है? हिसार साइड का, पेपर में पूछा भी गया है ये। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? तो पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? 1957 में, 52 में, 1973 में, 1959 में। तो पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? 1959 में। जो 1957 में है इसमें तो बलवंत राय मेहता समिति आई थी। 58 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और 1959 में नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान सबसे पहले 2 अक्टूबर को राजस्थान नागौर डिस्ट्रिक्ट में था, लागू हुआ था। उसके बाद आंध्र प्रदेश में। और पंचायती राज किसका सपना था? महात्मा गांधी का था। लागू किसने किया था? उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने। और पंचायती राज से रिलेटेड संविधान संशोधन कौन सा है? 73वां संविधान संशोधन 1992, जो कि 24 अप्रैल 1993 में भारत में लागू हुआ था। हरियाणा में कब लागू हुआ था? 22 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा महासागर है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। अगर हम यहाँ पर अटलांटिक की बात करें तो अटलांटिक महासागर है, ये एस आकार का है। सबसे बिजिएस्ट ओशियन कौन सा है? अटलांटिक महासागर है। और एक है अंटार्कटिक, जो अंटार्कटिक महाद्वीप है वहाँ पर हमने अपने 3 वे भेज रखे हैं रिसर्च स्टेशन है, जो गंगोत्री, मैत्री और भारती 3। और आर्कटिक में कौन सा है? हिमाद्री। 64वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना और 2020 की कल्पना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या हरियाणा के किस जिले की है? फरीदाबाद की। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है? फरीदाबाद।
सबसे कम ग्राम पंचायत फरीदाबाद में है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक बरसात कहाँ पर होती है? अम्बाला। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो जो HPSC है उसकी नियुक्ति कौन करता है? हरियाणा की राज्यपाल। राज्यपाल का आर्टिकल कितना है? 153। और वर्तमान में हमारे राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2015 में यह घोषित किया था कि वह स्मार्ट सिटी के रूप में, तो किसको स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेंगे? गुरुग्राम को। ऑप्शन डी। IPv6 की लंबाई कितनी होती है? 132 बिट। एक होता है IPv4, उसकी लंबाई कितनी होती है? कमेंट करके बताना, क्योंकि इस पेपर में भी कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर आएगा, तो ये क्वेश्चन मतलब बहुत बार पेपर में पूछा जाता है IPv6 और IPv4 के बारे में। इसकी लंबाई तो 128 बिट्स है, तो IPv4 की बताना। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेनसांग थानेसर की यात्रा खालिस्तान के शासनकाल के दौरान की थी, तो चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके कार्यकाल में आया था? हर्षवर्धन के टाइम पर आया था। हर्षवर्धन की 3 पुस्तकें हैं, याद रखना, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये तीनों इसकी पुस्तकें हैं। और इसका एक राज दरबारी कवि था बाणभट्ट, उसकी पुस्तकें कौन सी हैं? अरसचरिता और कादम्बरी। अगला क्वेश्चन है, दहसाला प्रणाली किसने शुरू की थी? दहसाला प्रणाली किसने शुरू की थी? अकबर के टाइम पर टोडरमल ने शुरू की थी, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। जब्ती सिस्टम, दहसाला प्रथा, ये दोनों टोडरमल ने शुरू की थी। बीरबल कौन था जिसका वास्तविक नाम कौन क्या था? महेशदास। और दीन ए इलाही धर्म को अपनाने वाला पहला और अंतिम हिंदू कौन था? बीरबल, जिसका पूरा नाम मतलब वास्तविक नाम क्या था? महेंद्र महेशदास। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।